Hey aspirant, welcome you all. So at the first, I'm extremely sorry for the gap of 1 month due to some reason. And as you all know कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर चल रहा था और हम अभी ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर जो है जो कि हमारा जूलॉजी का पार्ट था उसको कवर अप कर रहे थे। तो हमारा ऑलरेडी जो है 4 लेक्चर्स हो चुका था और मैंने आपसे कहा था कि लास्ट जो लेक्चर होगी हमारी उसमें हम इस चैप्टर को भी फिनिश कर देंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत दिनों बाद हो रही है और आज की जो क्लास है उसमें हम ये चैप्टर जो है उसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद जो है हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला। तो जो हमारा जूलॉजी का पोर्शन है उसमें फिजियोलॉजी की बात करें अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो उसमें हमारा जो ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज है वो चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी। और आज की जो क्लास है इसमें बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके बाद जो है एक्सक्रीशन वाला चैप्टर बचेगा। और फिर इसके बाद और भी जो है चैप्टर्स जो हैं वो है इन्वॉल्व हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो आप उसको मेरे साथ जो है उसको कवर करते रहिए। तो हम जो है लास्ट क्लास में जो है नोडल टिश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, यानी कि मस्कुलर होता है, उसको मसल्स जो है उसको रेगुलेट करता है। हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक के अंदर मैंने आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बताया था। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो इमरजेंसी के दौरान काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। हार्मोन्स की बात कर ले तो यहाँ पे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जिसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, तो ये सारे हार्मोन्स जो है ये हमारे हार्ट की एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद जो हमारे हार्ट की मसल्स होती है वही मॉडिफाई हो जाती है कुछ जगहों पे, कुछ प्लेसेस पे टू फॉर्म द नोड्स और द नोडल टिश्यूज़ बनाता है। और सबसे पहला जो नोडल टिश्यू था वो था एसे नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड। ये प्रेजेंट होता है नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। और यहाँ से जो है इसकी पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि एसे नोड जो है वो सिचुएटेड कहाँ है। ऐसे नोड जो होता है इसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम नेचुरल पेस मेकर कहते हैं। इसके बाद दूसरा नोड है दैट इज़ द एवी नोड जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है नियर दी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बंडल ऑफ। उसके बाद होता है यहाँ से जो है जो ऐसे नोड जो है यहाँ से इम्पल्स ट्रैवल करती है एवी नोड में और एवी नोड जो है इसके बाद आता है एवी बंडल में। एवी बंडल जो है इसके बाद बंडल ऑफ हिस और बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर जो कि वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वहाँ पे पूरी फैली हुई रहती है। और बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर्स जो होता है ये क्या कर जाता है, पूरी की पूरी जो हमारी वेंट्रिकल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन यानी कि उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो वहाँ तक बात होने के बाद जो है आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से जिसको कहते हैं हम कार्डियक साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से। ये कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट और साइकिल का मतलब तो नॉर्मल साइकिल जो कि रिपीट होगा। साइकिल का मतलब होता है कुछ भी जो बार बार रिपीट होगा। तो हार्ट की जो एक्टिविटी है वो कैसे रिपीट होती है बार बार, उसी साइकिल को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सीक्वेंशियल होता है कि मैंने आपको बताया साइकिल है तो इसका मतलब है ये सीक्वेंशियल हो रहा है, लगातार हो रहा है। ये इवेंट होता है हार्ट के अंदर जो कि साइक्लिकली यानी कि साइकिल के में जैसे कि साइकिल की जो व्हील होती है वैसे ही रोटेट करती रहती है और ये कंटिन्यूसली होती रहती है। ये साइक्लिकली रिपीटेड होता है, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो 72 बीट्स मतलब 72 बीट्स या 72 टाइम्स पर मिनट होता है। मतलब 1 मिनट में 72 बार जो होता है, 72 से 75 बार हम कह लें, 72 से 75 टाइम्स क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, बीट करता है। 75 टाइम्स हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं या फिर हम 72 टाइम्स भी इसको मान सकते हैं। 1 मिनट जो होता है उसमें 60 सेकंड होता है, तो इसलिए ड्यूरेशन जाता है एक कार्डियक साइकिल का, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड। तो एक कार्डियक साइकिल जो है उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, तो ड्यूरेशन के लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा ये 60 सेकंड है, सेकंड को हम क्या करेंगे टाइम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारा 72 टाइम्स आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकंड होता है। मतलब हर एक कार्डियक साइकिल जो है वो पूरा का पूरा 0.8 सेकंड का होता है। मतलब एक कार्डियक साइकिल जो चलता है उसमें 0.8 सेकंड लगता है। अब इस कार्डियक साइकिल जो होता है इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इवेंट जो होती है कार्डियक साइकिल की उसमें 3 इवेंट्स है मेजर। दैट इज दी सबसे पहले होती है ज्वाइंट डायस्टोल। मैं आपको डायस्टोल और सिस्टोल का मतलब अभी बताती हूँ। और इसके बाद आता है हमारा एट्रियल सिस्टोल और तीसरा होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल।
ठीक है, तो ये 3 इवेंट्स होती है हमारी जो कार्डियक साइकिल है इसके दौरान। अब डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना, मतलब जो हमारा मान लेते हैं हमारा एट्रिया है या हमारा वेंट्रिकल है, वो अगर रिलैक्स्ड कंडीशन में है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब डायस्टोल कंडीशन कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायस्टोल। और डायस्टोल यहाँ पे ज्वाइंट डायस्टोल है, इसका मतलब है या तो दोनों एट्रिया या दोनों वेंट्रिकल ज्वाइंट एक साथ जो है सब डायस्टोल यानी कि रिलैक्स कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ज्वाइंट डायस्टोल। इसके बाद जो है दैट इज द एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो एट्रिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी यानी कि एट्रियल सिस्टोल हो रहा है यहाँ पे। तीसरा जो है यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट जो है उसकी मेजर डायग्राम जो मैंने आपको बताई थी वो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो ये रही हमारी हार्ट की डायग्राम, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हमारा एट्रिया होगा 2 और 2 वेंट्रिकल होगा। ऊपर होता है राइट एट्रियम, नीचे होगा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है एट्रिया से। उसके बाद इधर होगा लेफ्ट एट्रियम और नीचे होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो है ऊपर वाले बॉडी पार्ट से जो भी ब्लड आ रही है वो आती है थ्रू द सुपीरियर वेना केवा, नीचे वाली जो है उससे आती है इन्फीरियर वेना केवा से। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों जाके खुलती है हमारी राइट एट्रियम के अंदर। अब जो है हार्ट जो है, क्योंकि हार्ट मस्कुलर होता है, खुद का भी इसका मसल है, तो यहाँ से भी क्या होता है अराइज होता है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जो होता है इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ब्लड आता है हमारे हार्ट के अंदर। तो तीनों के तीनों द्वारा राइट एट्रियम में जो है यहाँ पे हमारा ब्लड आ रहा होता है। इसके बाद राइट एट्रियम से जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से खुलती है एक पल्मोनरी आर्टरी जो कि हमारी लंग्स तक जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारी लंग्स तक जाएगी और यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स में जाएगी। लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन होती है और ऑक्सीजनेशन से और यहाँ ऑक्सीजनेशन होने के बाद जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर हमारी पूरी बॉडी में ये ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अब इसकी ओपनिंग जो है, तो अब चलते हैं हम इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल में, जिसमें ज्वाइंट डायस्टोल जो है उसको देख लेते हैं। ज्वाइंट डायस्टोल जो है इसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है हमारा वो क्या होता है, खुला हुआ रहता है यहाँ पे, और जो हमारा सेमी ल्यूनर वाल्व होता है वो बंद रहता है। तो देखो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, यहाँ पे देखो ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल जो है इसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ये वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व। और उसके बाद जो है हमारा जो बाइकस्पिड जिसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये वाली वाल्व जो रहती है और ये वाली वाल्व जो रहती है, यहाँ पे ये क्या हो रहा होता है, यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये क्या है, यहाँ पे ओपन है, लेकिन यहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व जो रहता है वो क्लोज रहता है। सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाता है और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी लंग्स में जाती है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, तो वहाँ पे जो गेट प्रेजेंट रहता है और जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी वाली जो गेट रहती है उसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये अभी बंद रहेगा क्योंकि अभी जो है ब्लड कहाँ आ रहा है, दैट इज द सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नॉर्मल ब्लड जो है वो अभी जा रहा है। तो ये चीज़ें हो रही होती है जॉइंट डायस्टोल में, सारी चीज़ें रिलैक्स है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो ब्लड जो है वो आ रहा है। इसके बाद जो है एट्रियल सिस्टोल है यानी कि कॉन्ट्रैक्शन है, एट्रिया अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अब एट्रिया जो है दोनों का दोनों एट्रिया, मतलब एक एट्रिया नहीं, सिंगल एट्रिया नहीं, दोनों का दोनों एट्रिया, या तो राइट एट्रिया या तो लेफ्ट एट्रिया नहीं, दोनों, यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों का दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो 30% जो है वो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है फ्रॉम द एट्रिया से वेंट्रिकल। मतलब जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वैसे ही गेट्स जो है वो वाली खुली हुई है, यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व वाली गेट अभी खुली हुई है। तो क्या होगा, ब्लड जो है वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, हमारे पूरे के पूरे वेंट्रिकल में जो है वो भर जाएगा। इसके बाद तीसरा होता है हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होगा वो बंद हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व का बंद होने का मेन रीजन क्या है कि अभी जो है हमारा राइट वेंट्रिकल जो है इसके अंदर 30% राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हमारी ब्लड की फ्लो जो है ऑलरेडी 30% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जो है यहाँ से बैक फ्लो नहीं हो जाए ब्लड का, इसीलिए यहाँ पे जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं ये बंद होना चाहिए, ताकि ब्लड जो है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में जाए उधर, और यहाँ से जो है यहाँ से फिर बाहर जाए, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है यहाँ से फिर बाहर जाए, यानी कि ऑर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स को मिले। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे ये दोनों क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए।
तो वही दे रखा है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है ये बंद रहता है और सेमिल्यूनर वाल्व जो रहता है यहाँ पे ये खुला रहेगा। सेमिल्यूनर वाल्व खुला रहेगा तभी क्या होगा कि वहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगी और लंग्स जो होता है यहाँ से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है यहाँ से फिर ऑर्टा में, ऑर्टा से फिर हमारी बॉडी पार्ट्स जो है इसको मिल जाती है। अब जो है हम एक बार पूरा का पूरा साइकिल फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एट्रियल जो सिस्टोल करती है वो बहुत ही कम देरी के लिए, मतलब बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करती है। एट्रिया सिस्टोल करेगी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी 0.1 सेकेंड के लिए। 0.1 सेकेंड में टोटल एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। इसके बाद यहाँ पे जो है जैसे ही एट्रिया सिस्टोल करेगा तो यहाँ पे जो होता है, और यहाँ पे जो फर्स्ट हार्ट साउंड आती है दैट इज द लव, विच इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व। एवी वाल्व जो होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो होता है, उसकी बंद होने की वजह से जो है फर्स्ट हार्ट साउंड आती है जिसको हम लब कहते हैं। इसके बाद जो होता है हमारा 0.3 सेकेंड के लिए हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है उसके जस्ट बाद आता है हमारा डब, जो कि हमारा सेकेंड हार्ट साउंड होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनर वाल्व जो होता है, इसके बंद होने की वजह से सेकेंड हार्ट साउंड आता है जिसको हम कहते हैं डब। इसके बाद जो है जॉइंट डायस्टोल रहता है जो कि 0.4 सेकेंड के लिए रहता है। इसके बाद जो है एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जो कि कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक साइकिल जो है, इसके दौरान ही हमें पढ़ने को मिलता है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है विच इज़ पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल। हर एक वेंट्रिकल जो है जितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो पंप करता है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, मतलब पूरे कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल के द्वारा, हर एक ईच वेंट्रिकल के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप होता है उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और कार्डियक आउटपुट जो होता है, टोटल कार्डियक आउटपुट कितना मिला है हमें कार्डियक साइकिल से, तो उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम के थ्रू ही निकालते हैं। तो सबसे पहले जो है कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ ब्लड होता है विच इज़ पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल इन अ मिनट। मतलब एक मिनट की बात कर ले तो ये इसमें अगर जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल के द्वारा, हर एक वेंट्रिकल के द्वारा, उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। लेकिन टोटल की बात कर ले अगर, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड की बात कर ले तो वो आता है स्ट्रोक वॉल्यूम से। तो हार्ट रेट जो होता है वो होता है 72 टाइम्स पर मिनट, और कार्डियक आउटपुट की बात कर ले तो ये क्या होता है, यानी कि हार्ट रेट जो है उसको अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हमें मिल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml और हार्ट रेट जो होता है वो 72 होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 5040 ml होता है, जिसको हम 5000 ml भी लिख सकते हैं, या फिर ml को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 लीटर हमारा हो जाता है। इसके बाद जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन दोनों के बीच का जो है हमें डिफरेंस अच्छे से समझना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ये जो होता है ये मशीन होता है, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ईसीजी, तो ग्राफ जो होता है इसमें मशीन होता है ये जो रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल, मतलब हमारी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करती है हमारी मशीन, जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात कर ले तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ दी हार्ट की एक्टिविटी की, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ग्राफ को यहाँ पे ग्राम नहीं कहते हैं, ग्राफ मशीन होता है, ठीक है। और इसमें जो है यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की दिखा रखी है, जो है यहाँ पे पी वेव होता है, उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद टी वेव होता है, और ये लास्ट में होता है टी वेव की लास्ट जो होती है उसको हम इंड ऑफ टी वेव कहते हैं, जो कि इंड होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, यानी कि वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन का। जो हमारा पी वेव होता है वो दिखाता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब यहाँ पे सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे टोटली जो पी वेव है ये एट्रियल डिपोलराइजेशन को दिखाता है, यानी कि सिस्टोल को। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये दिखाता है हमारा जो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन है, यानी कि सिस्टोल है, इसको दिखाता है। जो हमारा टी वेव होता है वो उसकी जो बिगिनिंग होती है वो दिखाती है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। हमारी एनसीईआरटी जो है यहाँ पे वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन ही दे रखा है टी वेव में, लेकिन इसकी टी वेव की जो इंड होती है, अंत में क्या होता है, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो ये चीज़ें हमें मार्क करनी है, लेकिन पूरा का पूरा हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है कि टी वेव जो होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है, यानी कि डायस्टोल होता है। इसके बाद हम बात कर ले डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, जो कि हमारा पल्मोनरी का मतलब लंग्स, यानी कि लंग्स इसमें इन्वॉल्व होगा, और दूसरे सिस्टमी यानी कि हमारे जो सिस्टम्स है वो इन्वॉल्व रहती है इसमें।
तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है इसमें, जैसे कि हमारा राइट एट्रिया है, राइट एट्रिया से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल जो है यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारी लंग्स में, और लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारा लेफ्ट एट्रिया, और फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से ऑर्टा के द्वारा आर्टरी, फिर आर्टेरियोल, और उसके बाद जो है कैपिलरी, कैपिलरी जो है मतलब छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बनते हैं। कैपिलरी जो है ये बनाता है वेन्यूल, वेन्यूल से वेना केवा, वेना केवा से फिर वही सुपीरियर इन्फीरियर में बढ़ जाता है हमारा वेना केवा, और ये फिर खुलता है हमारे राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे जो है, जहाँ पे हमारा यहाँ पे जो वेना केवा जो है, जहाँ से राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और पल्मोनरी वेन्स, तो ये वाला पूरा जो पार्ट है ये कंसिस्ट करता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन को, क्योंकि यहाँ जो है लंग्स इन्वॉल्व रहता है। उसके बाद जो है दूसरा जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, इसलिए इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद सिस्टम्स और टिश्यू, उसके बाद राइट एट्रियम, यहाँ पे ब्लड की फ्लो हमें देखने को मिलती है। इसके बाद जो है हमारी रेगुलेशन जो होती है कार्डियक एक्टिविटी की, तो ये रेगुलेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम जो है ये हमारा जो कार्डियक एक्टिविटी होता है उसको रेगुलेट करता है। जब मैंने आपको नोडल टिश्यू बताया था तब मैंने आपको ये चीज़ करवा रखा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आएगा। सिंपैथेटिक जो है इमरजेंसी के दौरान जो है वर्क करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है ये नॉर्मल कंडीशन में काम करता है। जो हार्ट रेट है उसको बढ़ाता है, कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाएगा, कार्डियक आउटपुट इससे बढ़ जाती है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारी कार्डियक एक्टिविटी जो है, जितनी भी स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर ले, हार्ट रेट की बात कर ले, कार्डियक आउटपुट की बात कर ले, इन सारी चीज़ों को जो है ये कम कर देता है पैरासिम्पैथेटिक। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है इसके अंदर हार्मोन्स होता है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और थायरोक्सिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है दैट इज इपिनेफ्रिन, और नॉर एड्रेनलिन का दूसरा नाम है दैट इज नॉर एपिनेफ्रिन, और थायरोक्सिन। इन सब का काम क्या होता है, ये हार्ट रेट जो होता है हमारा उसको बढ़ा देता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो है ये भी हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, सिंपैथेटिक भी बढ़ा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक जो है ये हमारी हार्ट रेट जो है इसको कम करता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज द डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर में सबसे पहले हमें समझते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर जो है ये प्रेशर होता है बाय द एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उस पे जो हमारी ब्लड के द्वारा जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब प्रेशर जो है इसमें हमारा कन्वर्ट हो चुका है। सिस्टोलिक जो होता है ये ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, और डायस्टोलिक जो है ड्यूरिंग रिलैक्सेशन काम करता है। मतलब ड्यूरिंग रिलैक्सेशन वाला जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है, और सिस्टोलिक जो है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला। तो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो होता है हमारा, यानी कि जो सिस्टोलिक होता है वो 120 mm ऑफ Hg होता है, और डायस्टोलिक जो है वो 80 mm ऑफ Hg होता है। तो जो हाइपरटेंशन होता है कंडीशन डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि हमारी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाती है नॉर्मल से। नॉर्मल है 120/80 mm ऑफ Hg, लेकिन हाइपरटेंशन जो होता है, हाइपर यानी कि हाई, और टेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। तो हाइपरटेंशन के दौरान जो है हाई ब्लड प्रेशर वो कंडीशन होता है जिसमें कि 140/90 हो जाता है ब्लड प्रेशर, या इससे अबव भी हो सकता है। तो 140 क्या होता है, ये सिस्टोलिक यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है, और डायस्टोलिक ये वाला हो जाता है 90। हाइपोटेंशन जो होता है इसमें जो हमारी नॉर्मल है उससे भी कम हो जाता है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर हो जाता है 110 से 70, यानी कि 110 यानी कि 120 से कम, और 80 यानी कि मतलब 70 यानी कि इट इज 80 से कम। तो हाइपोटेंशन जो होता है ये लो ब्लड प्रेशर कंडीशन होता है। इसके बाद कुछ और टर्म्स को हमें याद रखना है, जैसे कि वो मशीन जो होता है जो हमारी ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजर करता है, उसको हम स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। और एक कंडीशन होता है और जिसको जैसे कि हार्ट, हमारी जो हार्ट की जो मसल है वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो घट जाती है ड्यू टू हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, यानी कि हमारे हार्ट की जो मसल वाली आर्टरी होती है वहाँ पे क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइबर्स का। इस कंडीशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। और यहाँ पे इसमें जो है ये सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट की मसल होती है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। इस चीज़ से क्या होता है, हमारी हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। इसमें सबसे पहली कंडीशन होती है हार्ट फेल्यूर की। हार्ट फेल्यूर जो होता है इसमें व्हेन हार्ट इज नॉट एबल टू पंप सफिशिएंटली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज, मतलब हमारी जो टिश्यूज होती है वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अगर हार्ट पंप नहीं कर पाता है तो उसको कहते हैं हम हार्ट फेल्यूर कंडीशन। और इसमें जो हमारी लंग्स होती है उसमें कंजेशन हो जाती है। दूसरा होता है हमारा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हमारी हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो होती है या तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो कंडीशन होती है उससे ही हमारी ये जुड़ी हुई रहती है, जिसमें आता है हार्ट अटैक
और हार्ट फेल्योर और कार्डियक अरेस्ट। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी चैप्टर, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो ये चैप्टर हमारी आज की क्लास में फिनिश हो रही है, और इसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।